गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ हम आज फ्लावर्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम आज पढ़ेंगे फ्लावर्स की जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या होता है फ्लावर्स के अंदर। दूसरा, हम इसकी स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स और इसके फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लावर्स के बारे में। देखिए, जो फ्लावर होता है वो किसी भी पौधे का, या कह सकते हैं हम आवृतबीजी पौधा, आवृतबीजी पौधा, आवृतबीजी पौधे का ये जनन अंग होता है। जी हाँ, जो आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जनन इसके द्वारा ही होता है, फ्लावर्स के द्वारा ही होता है। अब आप देखिए आवृतबीजी क्या होता है। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म्स, ऐसे प्लांट जो हायर प्लांट्स होते हैं और उनकी मुख्य विशेषता होती है उनके अंदर पुष्पों का लगना। तो ये एक आवृतबीजी पौधों के अंदर, हर एक पौधे के अंदर पाया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके मुख्य मुख्य भाग और इसकी संरचना कैसी होती है, इसके भागों के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, जब हम एक फ्लावर को देखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर आता है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत वो हिस्सा होता है जो किसी शाखा से, तने से, डाली से जुड़ा हुआ होता है और फ्लावर को जोड़ कर रखता है उससे। अब पुष्पवृंत के आधार पर भी हम पूरे फ्लावर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुष्पवृंत नहीं हो, अगर पुष्पवृंत नहीं है तो उसे कहते हैं अपुष्पवृंती, अपुष्पवृंती। और जिसके अंदर पुष्पवृंत पाया जाता है ऐसे पौधे को पुष्पवृंती, पुष्पवृंती पुष्प कहते हैं, पुष्पवृंती। पुष्पवृंत का क्या कार्य होता है? शाखा से जोड़कर रखता है पुष्प को। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो पुष्पवृंत के ऊपर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन का क्या कार्य होता है? देखिए, ये फूली हुई संरचना होती है, ये पुष्प के सभी भागों को अपने ऊपर लगा कर रखती है, यानी कि फ्लावर के जितने भी हिस्से होते हैं वो पुष्पासन के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो जो पुष्प के सभी हिस्से, पुष्प के सभी हिस्से इसी पुष्पासन के ऊपर लगे रहते हैं, पुष्पासन पर लगे रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पूरा फ्लावर होता है उसे 4 चक्रों में बांटा जाता है। ये चक्र अगर हम बाहर से अंदर की ओर देखें तो हमारे पास इनके 4 चक्र होते हैं। तो हम इसके चक्रों के बारे में देखते हैं। चक्र, देखिए, जो फ्लावर के चक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। उसके बाद दूसरा होता है इसके अंदर, जो इसके अंदर की ओर जाते हैं, दलपुंज। तीसरा चक्र होता है हमारे पास पुमंग, और चौथा चक्र होता है उसे कहते हैं जायांग। इस तरह से हमारे पास एक पुष्प के अंदर 4 प्रकार के पाए जाते हैं चक्र। अब देखिए, इसमें से जो पहले वाली 2 चक्र थे, बाह्य दल और दलपुंज, इन दोनों को कहते हैं सहायक चक्र। इसके बाद पुमंग और जायांग, इन दोनों को कहते हैं जनन चक्र। चलिए अब 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं इन्हें। सबसे पहले बाह्य दल। देखिए, पुष्प के बाहर, पुष्प से बाहर जो हरे कलर की जो चारों तरफ जो संरचना पाई जाती है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये बहुत ही बारीक जैसी दिखती है एक खिले हुए फूल के अंदर, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जब फूल कलिका अवस्था में होता है तो जो बाह्य दल होते हैं वो पुष्प को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं और उसके अंदर की संरचनाओं की रक्षा करते हैं। तो कलिका अवस्था में ये क्या करते हैं? रक्षा का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन कलर के होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करेंगे। इसके अलावा ये करेंगे फोटोसिंथेसिस का कार्य। ये 2 इनके बाह्य दलपुंज के कार्य है। चलिए, उसके बाद हमारे पास है दलपुंज। दलपुंज पुष्प का सबसे कलरफुल पार्ट, उसे कहते हैं दलपुंज। ये लाल, पीले, नारंगी, नीले रंग के होते हैं। जो दलपुंज का कलर होता है ये अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये जो कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ये रंगीन होते हैं और इनका कलर होता है, रंगीन होंगे और इनका जो कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन। चलिए, बाह्य दलपुंज का दलपुंज का कार्य क्या होता है? जो दलपुंज होते हैं वो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये दलपुंज का कार्य होता है।
अब हमारे सहायक चक्र समाप्त हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनन चक्र। इसमें पहला है पुमंग। देखिए ये जो संरचनाएं होती है पुमंग कहलाती है। अब पुमंग में क्या होता है, ये जो पुमंग होते हैं ये हमारे पुष्प के नर जननांग होते हैं, नर जननांग। ठीक है। अब पुमंग के दो हिस्से होते हैं। देखिए मैं एक नॉर्मल पुमंग की संरचना यहाँ बना देती हूँ आपके लिए। पुमंग इस तरह से होता है और इसके ऊपर ये दो बीज की तरह, एक बीज की तरह संरचना पाई जाती है। इस पूरी संरचना को बोलते हैं हम लोग पुमंग। ये दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका जो पहला हिस्सा होता है, जो डंडीनुमा हिस्सा होता है, उसे कहते हैं पुतंतु, और जो ऊपर बीजनुमा संरचना होती है उसे कहते हैं परागकोश। इन परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। अब परागकण पाए जाते हैं, अब इनका क्या कार्य होता है, जब पुष्प पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इन्हीं परागकोशों की वजह से ही, और इनमें वर्तिका के अंदर ये परागकोश गिरते हैं और पुष्प के अंदर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है और उसी के फलस्वरूप हमारे पास पुष्प से फल का निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा पुमंग। अब इसके बाद देखते हैं जायांग। जायांग जो होता है वो इस पुष्प का मादा जननांग होता है, मादा जनन अंग होता है। ये एक फूली हुई संरचना की तरह होता है। यहाँ देखिए आप, इस चीज़ को कहते हैं हम लोग पूरी तरह से इसका मादा जनन अंग। देखिए अब मादा जनन अंग की मैं संरचना यहाँ बना देती हूँ। ये पुष्पासन के ऊपर लगी हुई इस तरह से एक फूली हुई संरचना होती है। उसके बाद एक यहाँ पर एक नलीनुमा संरचना और ये इसका इस तरह से मुंह होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये बीज बनते हैं इसके अंदर। देखिए नीचे से देखते हैं, पुष्पासन के ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ होता है अंडाशय, इसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के ऊपर ये होती है वर्तिका और वर्तिका के ऊपर होता है वर्तिकाग्र। ये है जायांग की संरचना, ये है पुमंग की संरचना और ये है जायांग की संरचना। अब देखिए जब परागकोश बन जाते हैं तो वो परागकण है इसके अंदर वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका में होते हुए और अंडाशय में आकर गिरते हैं। यहीं पर उसका निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो ये ऊपर वाली संरचना होती है ये डिजनरेट हो जाती है, सिर्फ एक अंडाशय बचता है और उसी से अंडाशय से ही फल का निर्माण आगे जाकर होता है। तो पुमंग और जायांग ये दोनों जनन के अंदर हिस्सा लेते हैं और जनन के फलस्वरूप है वो एक पुष्प से फल का निर्माण होता है। तो ये था हमारा पूरे फ्लावर, उसकी संरचना और उसके भागों की संरचना और कार्य। मेरा कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।